तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लोटिंग डिसऑर्डर पे हम डिस्कस करेंगे। तो यार इससे पहले मैंने आपको जो है ना 10 वीडियोस ऑलरेडी करा दी है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम ये है 11 वीडियो। तो यार हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज़ यूज टू असेस द प्लेटलेट फंक्शन। मतलब प्लेटलेट फंक्शन का पता लगाने के लिए कि प्लेटलेट जो है वो सही से क्लोटिंग कर रही है ना इस और सही से अपना काम कर रही है ना, इसको पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी क्लोटिंग टाइम, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन टाइम एंड ऑप्शन सी है ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन डी है ब्लीडिंग टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करते हैं हम प्लेटलेट के फंक्शन को असेस करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज मेनली यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ विच कोगुलेशन पाथवे। मतलब जो पीटी टेस्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसका हम कौन से कोगुलेशन पाथवे का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि दो पाथवे होते हैं ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो ऑप्शन ए है एक्सट्रिंसिक पाथवे, ऑप्शन बी है इंट्रिंसिक पाथवे, ऑप्शन सी है कॉमन पाथवे एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट फंक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक पाथ और एक्सट्रिंसिक पाथवे का हम यूज एक्सट्रिंसिक पाथवे का पता लगाने के लिए हम पीटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है व्हाट इज़ द रेफरेंस रेंज फॉर एपीटीटी। होता है ना, एपीटीटी की रेफरेंस रेंज पूछ रहा है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है एपीटीटी, इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 25 to 35 सेकेंड्स, ऑप्शन बी है 5 to 10 सेकेंड्स, ऑप्शन सी है 40 to 50 सेकेंड्स एंड ऑप्शन डी है 10 to 15 सेकेंड्स। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 25 से लेकर 35 सेकेंड्स होती है एपीटीटी की नॉर्मल रेंज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर इज प्राइमरली इवेल्यूएटेड बाय थ्रोम्बिन टेस्ट। मतलब थ्रोम्बिन टेस्ट से हम किस फैक्टर का प्राइमरली पता लगाते हैं। ऑप्शन ए है प्लेटलेट फंक्शन, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन सी है फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी है फैक्टर 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम लगाते हैं ये फिब्रिनोजन टेस्ट का पता, थ्रोम्बिन टेस्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर डेफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हीमोफीलिया ए। मतलब हीमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो ऑप्शन ए इसका फैक्टर 9, ऑप्शन बी है फैक्टर 11, ऑप्शन सी है इसका फैक्टर 7 एंड ऑप्शन डी है इसका फैक्टर 8। तो हीमोफीलिया ए में जो हो जाती है ना, वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोफीलिया ए में, ये देख सकते हैं फैक्टर 8। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मतलब प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम किस में हो जाता है, कौन सी कंडीशन में जो है ना वो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ऑप्शन ए है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया ए एंड ऑप्शन डी है फैक्टर 5 डेफिशिएंसी। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो ब्लीडिंग टाइम है ना वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच टेस्ट इज़ यूज टू मॉनिटर पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी। देखो वारफेरिन थेरेपी कब होती है पेशेंट में, जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ये ब्लड थिनर होता है, ब्लड को थिक करने के लिए, पतला करने के लिए ये यूज़ होता है वारफेरिन थेरेपी। तो ये कह रहा है कि विच टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी। कोई पेशेंट है जो वारफेरिन थेरेपी पे चल रहा है, तो कौन सा टेस्ट उसको मॉनिटर करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है एपीटीटी, ऑप्शन बी है क्लोटिंग टाइम, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन टाइम एंड ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी। अभी हम देखते हैं, पीटी इज यूज टू मॉनिटर वारफेरिन थेरेपी बिकॉज वारफेरिन अफेक्ट्स द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। देखो पीटी जो होता है ना, वारफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वारफेरिन थेरेपी है ना, वारफेरिन होता है वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर को इफेक्ट करता है, जो कि डेट आर पार्ट ऑफ एक्सटेंसिक पाथवे, एक्सटेंसिक पाथवे का पार्ट होता है। और एक्सटेंसिक एंड कॉमन पाथवे का पता लगाने के लिए किसका यूज़ करता है, पीटी का यूज़ करता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच टेस्ट असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे। मतलब देखो तीन पाथवे होते हैं ना, एक्सटेंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो कौन सा टेस्ट ऐसा है जो इंट्रिंसिक पाथवे की इफेक्टिवनेस को पता लगाने के लिए कि कितना इफेक्टिव हो, कैसे काम कर रहा है, सबको पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए पीटी, ऑप्शन बी ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन टाइम एंड ऑप्शन डी है एपीटीटी। तो इसका सही आंसर है एपीटीटी। हम इंट्रिंसिक पाथवे को पता लगाने के लिए करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोलॉन्ग पीटी विद अ नॉर्मल एपीटीटी सजेस्ट डेफिशिएंसी इन विच कोगुलेशन फैक्टर। देखो अगर एक पेशेंट का पीटी बढ़ा हुआ है और जो एपीटीटी है वो नॉर्मल है,
तो वो क्या सजेस्ट करता है, मतलब कौन से कोगुलेशन फैक्टर में डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऑप्शन ए है फैक्टर 9, ऑप्शन बी है फिब्रिनोजन, ऑप्शन सी है फैक्टर 8 एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे फैक्टर 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 7, ये ऑप्शन डी फैक्टर 7 में डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इन विच कंडीशन इस जो पीटी है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, किस कंडीशन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन है लीवर डिजीज, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑप्शन डी है प्लेटलेट डिस्फंक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये लीवर डिजीज़ में जो है ना पीटी बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज वी नो मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस फ्रॉम लीवर, जैसे कि हमें पता है जो मोस्ट ऑफ द 13 क्लोटिंग फैक्टर है वो उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, एक कैल्शियम को छोड़ के, और एक दो और हैं उन्हें छोड़ के जो मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर वो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। तो लीवर डिजीज़ अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। जब लीवर डिजीज़ हो जाएगा उससे क्या होगा, लीवर जो सिंथेसिस हो रहा है ना क्लोटिंग फैक्टर का वो भी यार देखो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा अगर लीवर में प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग पीटी। इससे क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 11, विच टेस्ट इज यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हिपेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन है क्लोटिंग फैक्टर, ऑप्शन बी ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन सी पीटी एंड ऑप्शन डी है एपीटीटी। इसका सही आंसर है एपीटीटी, ऑप्शन 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच कोगुलेशन टेस्ट इज प्रोलॉन्ग इन ए पेशेंट विद विटामिन के डेफिशिएंसी। मतलब कौन सा कोगुलेशन टेस्ट है जो बढ़ जाता है किन पेशेंट में जिनमें विटामिन के डेफिशिएंसी होती है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी है क्लोटिंग टाइम, ऑप्शन सी है एपीटीटी एंड ऑप्शन डी है पीटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीटी बढ़ जाता है विटामिन के डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो बॉडी में। देखो विटामिन के डेफिशिएंसी अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो बॉडी में काफ़ी क्लोटिंग फैक्टर को इफेक्ट करती है। जैसे क्लोटिंग फैक्टर 2 है, क्लोटिंग फैक्टर 7 है, क्लोटिंग फैक्टर 9 है, क्लोटिंग फैक्टर 10 है, विच प्रोलॉन्ग पीटी, जो कि पीटी को प्रोथ्रोम्बिन टाइप को बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू असेस कोगुलेशन डिसऑर्डर एक्सेप्ट। मतलब इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में जो सभी टेस्ट है ना वो कोगुलेशन डिसऑर्डर को असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए किए जाते हैं, एक को छोड़ के। तो ऑप्शन ए है ब्लीडिंग टाइम, ये भी किया जाता है। ऑप्शन बी है एपीडीटी, ये भी कोगुलेशन टेस्ट है। ऑप्शन सी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी कोगुलेशन टेस्ट है। एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कोगुलेशन टेस्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये कोगुलेशन स्टडी में यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। मतलब ब्लीडिंग टाइम जो होता है ना वो सभी कंडीशन में प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए वॉन विल्प्लांट डिजीज, ऑप्शन बी हीमोफीलिया एंड ऑप्शन सी एस्पायरिन थेरेपी, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोफीलिया में जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीमोफीलिया प्राइमरली इफेक्ट क्लोटिंग फैक्टर, जो हीमोफीलिया होता है वो प्राइमरली क्लोटिंग फैक्टर को इफेक्ट करता है, नॉट प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन को इफेक्ट नहीं करता। सो ब्लीडिंग टाइम इज यूजुअली नॉर्मल, जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो यूजुअली नॉर्मल होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्लोटिंग टाइम इज अफेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एक्सेप्ट। जो क्लोटिंग टाइम होता है वो सभी में इफेक्ट होता है, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी डीआईसी होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ऑप्शन सी विटामिन के डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी है वॉन विल्प्लांट डिजीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद हम देखते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे एक्सेप्ट। इनमें से जो सभी है ना वो इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है फैक्टर 12 इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है, ये सही है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 फैक्टर 11, ये भी इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है। ऑप्शन सी है फैक्टर 9, ये भी इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है। एंड ऑप्शन डी है, ये हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, फैक्टर 7, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। हमसे क्या पूछा था कि हमें जो पता लगाना था ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे एक्सेप्ट, एक को छोड़ के ना वो सभी इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है। तो जो नहीं है वो है फैक्टर
7 जो कि एक्सटेंसिक पाथवे का पार्ट होता है। एक्सटेंसिक पाथवे को पता लगाने के लिए हम पीटी का यूज़ करते हैं। देखिए अब फैक्टर 7 इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिक पाथवे। फैक्टर 7 एक्सटेंसिक पाथवे का पार्ट होता है, वाइल फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 आर पार्ट ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे। ये सब इंट्रिंसिक पाथवे के पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाई डेफिशिएंसी इन फैक्टर 9। अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? ऑप्शन है हीमोफीलिया बी, ऑप्शन बी हीमोफीलिया है, ऑप्शन सी वॉन विल्ब्रैंड डिजीज एंड ऑप्शन डी है विटामिन के डेफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हीमोफीलिया हो जाता है विटामिन 9 की डेफिशिएंसी से। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज बाई डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। अगर फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है? ऑप्शन ए वॉन विल्ब्रैंड डिजीज, ऑप्शन बी हीमोफीलिया बी, ऑप्शन सी विटामिन के डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी है हीमोफीलिया सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीमोफीलिया सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच टेस्ट इज़ यूज टू असेस द सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो लीवर के सिंथेटिक फंक्शन का पता लगाता है कि जो लीवर है वो सही से सिंथेसाइज कर रहा है यानी चीज़ों को। तो ऑप्शन ए है एपीटीटी, ऑप्शन बी है डी डाइमर, ऑप्शन सी है पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ऑप्शन डी है क्लोटिंग टाइम। तो इसका सही आंसर है पीटी जो होता है ना वो लीवर के सिंथेटिक फंक्शन का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। पीटी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? ऑप्शन है फिब्रिनोलाइसिस, ऑप्शन बी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन सी इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन एंड ऑप्शन डी है एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन को हम पीटी टेस्ट में मेज़र करते हैं। ओके गाइज, तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे थे। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।